नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के चुनाव पूरी तरह से जोर शोर से चल रहे हैं और दोनों अलायंस अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन प्राथमिक तौर पर अगर ये देखा जाए तो जो महायुति है वो न केवल चुनावी तैयारियों में बल्कि अपनी रणनीति में भी आगे नज़र आ रही है। इसलिए कि जो महाविकास अघाड़ी है उसने अब तक किस इलाके में किन लोगों को कौन सी सीट मिलनी चाहिए इसको लेकर के भी विवाद चल रहा है। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे हैं वो महाविकास अघाड़ी के साथ असंतुष्ट भाव में नज़र आ रहे हैं और वो वहाँ कंटिन्यू करेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और खबरें तो उनके नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने की भी लगातार चल रही थी। जैसा कहा जा रहा था कि एक नेता अमित शाह से मिला है, दूसरा नेता भी पार्टी के बड़े पदाधिकारी से मिला है। और आगे की क्या योजना है इस पर चर्चा ज़रूर हुई होगी, लेकिन अब इस आखिरी मौके पर उनको कहाँ किस तरह से एकोमोडेट किया जाएगा ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन वो एक दूसरा विषय है। आज जो संभावनाएं बताई जा रही हैं, जो ये बात निकल कर के आ रही है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि 20 तारीख को आज से लगभग एक महीना भी कम समय है जब वोटिंग हो जाना है। तो ये ऑलमोस्ट लगभग ये निश्चित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 156 सीटों पर वहाँ चुनाव लड़ने वाली है। शिवसेना जो शिंदे सेना है वो लगभग 78 सीटों पर, और अजीत पवार की जो पार्टी है वो 54 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस तरह की एक मोटा मोटी सहमति बन गई है। बीजेपी जो पहले से ये कह रही मांग कर रही थी कि उसको 150 से ज़्यादा सीटें चाहिए, तो लगभग उतने पर सहमति बनती दिख रही है। और बीजेपी वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें न केवल दावा है, अभी असेंबली में भी उनके 105 सदस्य हैं, तो वो भी इस तरह की संख्या है जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। हालांकि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ निश्चित तौर पर उनको सेटबैक लगा था, लेकिन सेटबैक के कारणों पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। आज सीटों को लेकर के ही बात करते हैं कि सीटों को लेकर के सहमति जो बन गई है और सीटों को सहमति बनने के बाद जो आगे की लड़ाई है वो शायद जो महायुति है उसके लिए आसान हो जाएगी और बाकी जो लोग हैं वो इसमें पिछड़े हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि उनको चुनाव की तैयारियों का बहुत कम टाइम मिलेगा। कुल मिलाकर के जैसा मैंने कहा कि आज से 20 दिन बाद मतदान हो जाने हैं, 30 दिन बाद मतदान हो जाने हैं और लगभग 28 दिन बाद चुनाव प्रचार थम जाना है। इस बीच नॉमिनेशन करना है, जिन लोगों को उनको नॉमिनेशन करना होगा। तो अभी जब इस बात पर ही सहमति नहीं बनी है महाविकास अघाड़ी में कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, तो नाम कहाँ पर किसकी घोषणा की जाएगी और कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, किस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा और उसको कितना तैयारियों का सामना करने में समय मिलेगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से जब भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार का जो राजनीतिक दल हैं, ये जब सीटों पर सहमति हो गई है तो सीटों पर नॉमिनेशंस भी जल्दी घोषित करेंगे और चुनाव की तैयारियां भी अर्ली शुरू कर देंगे। 2024 जैसी नाराज़गी भी 2024 के जो लोकसभा के चुनाव वाली नाराज़गी थी वैसी नाराज़गी भी अब महाराष्ट्र में नहीं दिख रही या पूरे देश में नहीं दिख रही है। तो वो भी एक स्थिति है जो महायुति के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। प्लस अर्ली डिक्लेरेशन सीटों का भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का दावा परसों ही कर दिया था, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है।
उनको तैयारियों का मौका मिल गया है। जितने बड़े नेता हैं उनको टिकट पहले से दिया जा चुका है। 78 सीटों 78 लोगों को रिपीट किया गया है, तो ज़्यादा नाम भी नहीं काटे गए हैं, तो वो भी एक बात है। उसमें बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट, नाराज़गी का भी भाव नहीं दिख रहा है जैसा हरियाणा चुनाव में दिख रहा था। बहुत सारे लोग नाराज़ थे, डिफेक्टर्स थे, बहुत सारे लोगों ने वो किया। अब इसमें ज़्यादातर जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी या उसके अलायंस के लोगों की, कि वो इस पूरे में जो हिंदुत्व वाला मसला है मामला तो उठा ही रहे हैं, और प्लस जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं की भी चर्चा चुनाव में आ रही है, उनकी बात की जा रही है। वो बहुत महत्वपूर्ण सा विषय बनता गया है। विशेष रूप से जिस तरह से मुंबई घेरने की कोशिश की गई, जिस तरह से हिंदू संतों पर को टारगेट किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के जिस तरह से जो चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना, उद्धव ठाकरे हो, या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार हो, जो मुस्लिम पोलराइजेशन या मुस्लिम वोट को एकजुट करने पर लगे हुए हैं। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम वोट मिलता नहीं है भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस पार्टनर को। लेकिन जो बात है अर्ली प्रिपरेशन की, अर्ली प्रिपरेशन में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो बेहतर तैयारी कर पाने की स्थिति में है। ये भी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि बहुत सारे चुनाव क्षेत्र जो हैं वो बड़े हैं। अगर उसमें चुनाव की मतलब नॉमिनेशंस पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने चुनाव प्रचार में सहूलियत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क साधा जा सकता है। प्लस इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा हरियाणा में था वैसा ही संघ ने वहाँ पर कमान संभाल ली है और संघ काम में लग गया है हर उस चुनाव उसमें। और दूसरा ये कि संघ के जो प्रिय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से एक देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और हालांकि उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी चल रहा है, और मुख्यमंत्री पद के भी दावेदारी उनकी बनती है। ये सब चर्चा का विषय है, और इन सब चर्चा के बीच जो संघ की सक्रियता है वो निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है, जैसा उन्होंने हरियाणा विधानसभा में किया है। और फिर एक बार उसी तरह की रणनीति पर लगातार अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, वो लगातार चुनाव प्रबंधन को लेकर के न केवल नेताओं से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन लोगों से मिल रहे हैं, बल्कि जो चुनाव प्रबंधन के और बाकी उपक्रम हैं उसको लेकर के भी जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पर भी नज़र बना करके रखे हुए हैं। और ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है जिसके लिए अमित शाह को जाना जाता है, उस माइक्रो मैनेजमेंट पर बहुत जोरदार ढंग से या बहुत सक्रियता के साथ फोकस किया जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र बड़ा राज्य है तो उसके लिए जिम्मेदारी भी ज़्यादा बड़े लोगों की है, लेकिन महाराष्ट्र में भी संघ का चूँकि काम बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, इसलिए संघ की भूमिका के साथ साथ वहाँ मजबूत संघ का प्रेजेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर या पूरे अलायंस को मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से पहले चर्चा होती है, हालांकि आजकल भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति बना ली है कि वो चुनाव को बहुत पॉम्पस नहीं बनाते हैं, जैसा उन्होंने हरियाणा में किया था वो यहाँ भी बहुत पॉम्पस नहीं बनाएंगे, लेकिन ग्राउंड पर काम शुरू कर दिया है और ग्राउंड पर काम करके ही चुनाव का प्रबंधन
करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वो अभी इस तौर पर पिछड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और प्लस जो प्लेयर्स नए नए आ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी आ रहा हो, चाहे इंडिया MIM आ रहा हो, उसके कारण मुसलमान वोटों में एक बार कन्फ्यूज़न होने की संभावना भी बढ़ गई है। हालांकि वैसा होगा या नहीं होगा ये तो धीरे धीरे ही पता लग पाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की जो शुरुआती लीड होती है चुनाव तैयारियों में, चुनाव पर काम करने के लिए, वो इस बात से बना ली है कि उन्होंने 99 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, और ये लगभग फाइनल कर लिया है कि अलायंस का कौन पार्टनर कितनी सीट लड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।